हेलो एवरीवन। आज की कहानी है औरतें अपने लिए नहीं जीती। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मा, आप पर यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आपके पास गोटा पत्ती के काम की कोई भी साड़ी नहीं है। सरिता जी की बेटी प्रेरणा ने अपनी मम्मी को कहा, नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो वैसे भी बहुत साड़ियाँ हैं। अभी तो बस तेरे लिए ही साड़ियाँ लेंगे। वैसे भी बेटी की कमाई खाकर मुझे नर्क में नहीं जाना। अपनी सारी तनख्वाह यहीं पर खर्च कर देगी क्या? तेरे पैसे बैंक में ही रहने दे। तेरी शादी के समय तेरे लिए गहने खरीद देंगे। तेरा स्त्री धन होगा। सरिता जी ने हमेशा की तरह बच्चों की खुशी को अपनी ख्वाहिश से अधिक महत्व देते हुए कहा, भारतीय नारियां पता नहीं किस मिट्टी से घड़ी जाती हैं कि वह अपने अस्तित्व को अपने परिवार और बच्चों के लिए पूरी तरह भुला देती है। वह सारी उम्र एक बेटी, पत्नी, माँ, बहन बनते बनते स्त्री बनना तो भूल ही जाती है। स्त्री होना मतलब मानवी होना, मतलब अपने लिए भी जीना, अपने अस्तित्व का मान होना। अरे मम्मी, तुम्हारी बेटी नौकरी करती है, वह भी सरकारी। मेरी सैलरी पर मेरा ही अधिकार होगा। स्त्री धन की क्या जरूरत है? गहने तो वह वैसे भी नहीं पहनती। सरिता की बेटी प्रेरणा ने समझाते हुए कहा। सरिता ने शादी के बाद से ही अपनी पसंद का कभी कुछ नहीं खरीदा था। वाकई में सरिता तो अब यह भी भूल गई थी उसकी पसंद क्या है और नापसंद क्या है। वह हमेशा अपने पीहर से मिली हुई साड़ियां ही पहनती थी। वहां भी कौन सा उसे उसकी पसंद की साड़ियां दिलवाई जाती थी। शादी ब्याह आदि के अवसरों पर उसकी अम्मा को जो साड़ियां मिलती थी, अम्मा उन्हीं में से सरिता को दे देती थी। वो कहते हैं ना कि किसी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि औरतें अपने लिए नहीं जीती। यह बात शायद सरिता जैसी नारियों के लिए कही गई है। सरिता के पति गोपाल 3 बहनों के भाई थे। कहने को 2 छोटे भाई और थे, लेकिन उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गोपाल के ऊपर ही सारे परिवार की जिम्मेदारियां थी। पहले बहनों की शादियां, फिर उनके 12 महीनों के त्योहार, फिर उनके पीले और भात। सरिता जब से शादी होकर आई थी, तब से ही गोपाल को जिम्मेदारियां निभाते हुए देख रही थी। इसलिए सरिता ने अपनी ख्वाहिशों को दबाना शुरू कर दिया था। सरिता ने तो सीखा भी यही था कि संस्कारी औरत हमेशा अपने पति का साथ देती है। समझदार औरतें अपनी ख्वाहिशों से ज्यादा परिवार की जिम्मेदारियों को महत्व देती है। सरिता के पति की आमदनी की तंग गति से केवल जरूरतें ही पूरी हो पाती थी। इसलिए सरिता गली के नुक्कड़ पर खड़ी ख्वाहिशों को बस अपनी खिड़की से ही देखा करती थी। 2 नंदे उसके पति गोपाल से बड़ी थी। उनकी शादी भी गोपाल से पहले ही हो गई थी। गोपाल की शादी के बाद भी नंदों के यहाँ कुछ न कुछ चलता ही रहता था। जिन बेटों को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होती है, वो एक बार फिर भी बहनों के विवाह के बाद उनके यहाँ होने वाले इन सामाजिक व्यवहारों में खर्च करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जिन बेटों को परिवार से कुछ नहीं मिलता, वह समाज में अपने परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवहारों पर अपने बलबूते से बाहर जाकर भी खर्च करते हैं। ऐसे ही गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते सरिता ने अपनी ख्वाहिशों ही नहीं, जरूरतों को भी दबाना शुरू कर दिया था। अब नंदों के बच्चों की शादियां हो गई थी और सरिता और गोपाल ने नंदों के भात भी बहुत अच्छे से भरे थे। समय के साथ गोपाल की जिम्मेदारियां भी कम हो चली थी। प्रेरणा और पलक दोनों बेटियां सेट हो गई थी। प्रेरणा स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हो गई थी और पलक की MBBS हो गई थी। पलक अब PG की तैयारी कर रही थी। सबसे छोटे बेटे गगन को IIT में प्रवेश मिल गया था। देखा जाए तो सरिता और गोपाल का जीवन सफल था। अगर बच्चे लायक हो तो माता पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। सरिता की बेटी प्रेरणा आज घर से यही सोच कर आई थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वह मम्मी को उनकी पसंद की अच्छी सी साड़ी दिलाएगी। आज साड़ियाँ देखते हुए सरिता को हरी गोटे पत्ती की साड़ी बहुत पसंद आ रही थी। उनकी नज़रें बार बार उसी साड़ी पर जा रही थी। उनकी बेटी प्रेरणा से यह बात छिपी नहीं रही, इसलिए उसने सरिता को वह साड़ी लेने के लिए कहा। मम्मी, ले लो ना, आप क्यों अपनी हर ख्वाहिश को दबाती हो? सारी उम्र परिवार और बच्चों के लिए जीती रही हो। आज अपने लिए थोड़ी सी महंगी साड़ी ले लोगे तो कोई पाप नहीं कर दोगी।
अगर गगन दिलाने आता तो ले लेती ना। सारी जिंदगी कहती आई हो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, फिर आज बेटी की कमाई से साड़ी क्यों नहीं ले रही हो? प्रेरणा ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। हाँ मम्मी, दीदी सही तो कह रही है। पलक ने भी प्रेरणा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। बहुत ही जिद्दी हो गई है। यह कहते हुए सरिता ने वह हरी घोटे पत्ते की साड़ी ले ली थी। अब सरिता को अपनी वर्षों की तपस्या का फल मिलने लगा था। घर पर आने के बाद सरिता ने डिनर बनाया। आज डिनर बनाते हुए भी सरिता के जेहन में बार बार अपनी नई खरीदी साड़ी का ही ख्याल आ रहा था। साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज चलेगा, कौन सी ज्वेलरी पहनेगी, कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च हो गए, साड़ी उस पर अच्छी तो लगेगी। ऐसे ही हजारों विचार उसके मन के किनारों से टकरा कर आ जा रहे थे। बच्चों को डिनर कराने के बाद सरिता अपने कमरे में चली गई थी। उसने अलमारी से हरी घोटे पत्ती की साड़ी निकाली। यह साड़ी सोनू निगम के म्यूजिक शो में पहनूंगी। प्रेरणा ने पासेस तो अरेंज करवा ही दिए हैं, सरिता ने अपने आप से कहा। सरिता के हाथों में अपनी पसंद की साड़ी थी। शादी के बाद पहली बार वो अपने लिए अपनी पसंद का कुछ खरीद सकी थी। शादी से पहले सरिता की अम्मा अपनी बेटी के लिए तरह तरह के कपड़े बनवाती थी। सरिता इकलौती बेटी थी। सरिता के पिताजी बहुत धनी नहीं थे, इसलिए सरिता की शादी में बहुत दहेज नहीं दे सकते थे। लेकिन गांव में उनके पास बड़ी सी जमीन थी, खेती बाड़ी अच्छी हो जाती थी, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दूध दही घी छाछ खूब खाने को मिलता था। सरिता जी देखने में भी बहुत खूबसूरत थी और घर के काम काज में भी निपुण थी। पढ़ाई में भी अच्छी ही थी, लेकिन उनके गांव में 8वीं तक ही स्कूल था। उनके चाचा चाची शहर में रहते थे। एक साल उन्हें वहां पढ़ाई के लिए भेजा गया। चाची को उनका वहां रहना कुछ खास नहीं सुहाया, इसलिए चाची उन्हें ठीक से खाना नहीं देती थी। रात की बची हुई ठंडी रोटी ही अचार के साथ खाने को मिलती थी। सरिता को जो भी रूखा सूखा मिल रहा था वह उससे भी काम चला लेती, लेकिन चाची उन्हें स्कूल से आने के बाद पूरा दिन घर के कामकाज में लगाई रखती थी। सरिता की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। नतीजन छमाही परीक्षा में सरिता फेल हो गई। छमाही परीक्षा के अंकों ने सरिता को नींद से जगाया। उन्होंने रात रात भर जाग जाग कर पढ़ाई की और वह जैसे तैसे कक्षा 9 में पास हुई। चाची के रंग ढंग उनकी अम्मा और पिताजी से छिपे हुए नहीं थे। पिताजी यह कहते हुए सरिता को वापस अपने घर ले आए कि मेरी बेटी अनपढ़ ही रह जाएगी, लेकिन इस घर में नहीं रहेगी। सरिता ने 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भर दिया और अपनी दूर के रिश्ते की एक दीदी के पास रहकर कुछ दिन पढ़ाई से एग्ज़ाम दे दिए और पास हो गई। उसके बाद सरिता घर में ही रहकर ही सिलाई बुनाई आदि करने लगी। 18 वर्ष की होने के बाद सरिता के अम्मा और पिताजी उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे। सरिता की फ़ोटो सभी को पसंद आ जाती, लेकिन लेन देन पर बात अटक जाती थी। एक लड़का बहुत ही पैसे वाले घर का था। घर वालों की कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन लड़का कुछ भी नहीं करता था। सरिता की अम्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि बैठे बैठे तो खजाने भी खत्म हो जाते हैं, बाप के पैसे से कितने दिन चलेगा। फिर सरिता के लिए गोपाल का रिश्ता आया। गोपाल घर का सबसे बड़ा बेटा था। घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन लड़का सरकारी नौकरी करता है। यह सोचकर सरिता के अम्मा और पिताजी बात आगे बढ़ाने लगे। लड़के पर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी। सरिता की अम्मा और पिताजी को लड़का जच गया था। लड़के और लड़की को एक दूसरे से मिलवा दिया गया। लड़के को लड़की पसंद आ गई थी। दान दहेज को लेकर गोपाल के घर वालों ने इस रिश्ते को ना करने की सोची थी, लेकिन गोपाल ने 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि शादी तो इसी लड़की से करूंगा। अतः सरिता का विवाह गोपाल से तय हो गया था। सरिता के अम्मा और पिताजी ने अपने सामर्थ्य अनुसार सरिता की शादी कर दी। सरिता अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में आते ही सरिता के जीवन में संघर्ष का दौर प्रारंभ हो गया था, जो कि अब उसके बच्चों के अपने पैरों पर खड़े होने के बाद थमा। सरिता साड़ी अलमारी में रखकर बिस्तर पर लेट गई थी। सरिता को आज साड़ी से भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो गई थी। वे अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठा सकती थी। सरिता ने तो शादी के बाद सिर्फ अपने कर्तव्य ही पूरे किए थे। स्त्री के अधिकार भी होते हैं, यह तो उन्हें पता ही नहीं था। सरिता का मायके का घर
घर क्या हवेली थी, एक चौक की बड़ी सी हवेली, खुला खुला घर था। ससुराल में 4 कमरों का छोटा सा घर। घर में रहने वाले सरिता समेत 13 जने थे। सरिता के ससुर और चाचा ससुर साथ में ही रहते थे। सरिता की दादी सास भी थी। सरिता के पति गोपाल 3 भाई और 3 बहनें थे। 2 नंदों की शादी हो चुकी थी। 2 देवर और एक ननंद कुंवारी थी। चाचा ससुर के भी 3 बच्चे थे। गोपाल की नौकरी शहर में ही थी, लेकिन सरिता को कुछ दिन तो ससुराल के गांव में ही रहना था। सरिता के ससुर जी एक दुकान में मुनीमगिरी करते थे। जितना कमाते नहीं थे, उससे ज़्यादा उनका खर्चा था। सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते थे, धोती और कुर्ते पर मांड लगवाते थे और फिर उनके कपड़े धोबी के पास इस्त्री होने के लिए जाते थे। घर में बच्चों को कभी दूध नहीं मिलता था, लेकिन ससुर जी को प्रतिदिन मिलता था। सरिता की सास फूहड़ थी। सरिता के पति गोपाल और दूसरे बच्चों को दादी सास ने ही पाला था। चाची सास ही बच्चों के कपड़े आदि धो देती थी। चाचा ससुर आधे समय घर पर बैठकर ही खाते थे और आधे समय कमाने जाते थे, ऐसा सरिता ने सुना था। लेकिन जब से सरिता की शादी हुई थी, तब से ही चाचा ससुर घर पर ही थे। सरिता की सास एक सुघड़ गृहिणी नहीं थी, अतः घर पर दादी सास की चलती थी। झगड़ालू और दबंग प्रवृत्ति की होने के कारण घर के सभी निर्णय चाचा ससुर लेते थे। सरिता के चाचा ससुर इस शादी से ना खुश थे, क्योंकि उन्हें इच्छा अनुरूप दान दहेज नहीं मिलता था। शादी के दौरान घटी 2 घटनाओं के कारण भी चाचा ससुर बहुत रुष्ट थे। सरिता की शादी में दाल का हलवा बनवाया गया था। घी की तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए शुद्ध देसी घी का हलवा बना था। हलवे की खुशबू से पूरा बारात घर महक उठा था। सरिता के पिताजी ने हलवे में डालने के लिए बादाम और काजू भी मंगवा रखे थे। हलवाई ने सरिता के पिताजी से कहा कि काजू और बादाम भंडारे से मंगवा लीजिए। सरिता के फुफेरे भाई ने डेढ़ होशियारी दिखाते हुए सुझाव दिया कि काजू बादाम तो रहने दीजिए मामा जी, मूंगफली डलवा देते हैं, किसको पता चलेगा। सरिता के पिताजी बेचारे सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने अपने भांजे की बात मान ली। वैसे भी दुनिया में काम बनाने वालों से ज्यादा काम बिगाड़ने वाले मौजूद हैं। मूंगफली हलवे में मिला दी गई। घी की जगह हलवे में मूंगफली के तेल की महक आने लग गई थी। बारातियों ने हलवे को मुंह तक नहीं लगाया, ऊपर से कहा कि तेल का हलवा खिलाकर बारातियों की बेइज्जती कर दी है। तब जैसे तैसे कुछ भले मानसों ने स्थिति संभाली। शादी के बाद बारात सरिता को विदा कराकर लेकर चली। सरिता और उनके पति गोपाल एक अलग गाड़ी में थे और दूसरे बाराती एक बस में थे। बारातियों की बस को सरिता के गांव से रवाना कर दिया गया था। बस कुछ दूर जाकर खराब हो गई। सरिता के मायके वालों को यह पता नहीं चला। बाराती वहां नजदीक स्थित किसी बगीची में रुके। वहां पर चाचा ससुर और कुछ लोगों ने आटे, दाल और घी एवं उपलों की व्यवस्था की। कुछ लोग खाना बनाना जानते थे, उन्होंने दाल बाटी बनाई। 1-2 लोग पास के कस्बे में मैकेनिक ढूंढने गए। सब लोगों ने खा पी लिया, मैकेनिक भी आ गया और बस भी ठीक हो गई। तब तक सरिता के मायके वालों को भी खबर हो गई थी। मायके वाले सब बारातियों के लिए खाना पैक करवा कर लाए। किसी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि सब पहले ही खा चुके थे। चाचा ससुर की यही शिकायत थी कि दान दहेज तो कुछ दिया नहीं और स्वागत सत्कार भी ठीक से नहीं किया। ससुर जी अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। वह परिवार के सागर में एक दीप की तरह थे, जो सागर में उठने वाली लहरों से बेपरवाह थे। सरिता की शादी के बाद भी चाचा ससुर जब तक उसके ससुर जी को कहते रहते थे कि भाई साहब, अगर सूरज जी कहीं भी मिले तो उन्हें 4 जूते जरूर मारिएगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।